हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज एडवांस वाले प्रॉब्लम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फिजिक्स के एक प्रॉब्लम के साथ मैं प्रेजेंट हूँ इस वीडियो में। आज जेईई एडवांस 2021 का एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 का प्रॉब्लम है और चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स का एक बड़ा पार्ट कवर करता है ये प्रॉब्लम, और इस टॉपिक से इसी तरह के प्रॉब्लम जनरली जेईई एडवांस में देखने को मिलते हैं, तो आगे भी तुम्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो अब चलो इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, साथ में इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा और आखिर वो कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सारी बातें समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है हमारे पास। तो इसमें दिया हुआ है कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है, एक लार्जली इवैक्यूएटेड स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पे एक बॉडी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसका T0 पे टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन। वहीं T इज इक्वल टू T1 सेकेंड पे, T इज इक्वल टू T1 पे इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होके हो जाता है 100 केल्विन और T इज इक्वल टू T2 पे हो जाता है 50 केल्विन। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों टाइम का रेशियो क्या होगा, कि आखिर कब ये 100 केल्विन होगा, कब ये 50 केल्विन होगा। दोनों टाइम निकाल लेंगे और उसका रेशियो निकाल लेंगे, वहां से जो आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट गिवन ये है कि हीट कैपेसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है सेंटर पे उसका हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए बॉडी, तो उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये भी आएगा प्रॉब्लम में, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा कि जब वैरी करेगा तो क्या वेरिएशन तुम ला सकते हो। वो प्रॉब्लम भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, तो ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को। तो चलो अब इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इसमें जो भी चीजें गिवन थी मैंने लिख लिया क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पे। तो अब क्लियरली पूरा सॉल्यूशन देखते हैं कि आखिर इसको कैसे अप्रोच करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इसको कोई हीट नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे कंडक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि मैन्युअली हीट देंगे नहीं तो कंडक्शन पॉसिबल होगा नहीं। यहाँ पे रेडिएशन होगा और ब्लैक बॉडी गिवन है क्वेश्चन में, तो तुम वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि रेडिएशन आना ही है। तो वहां से रेडिएशन जब होगा तो रेट ऑफ हीट चेंज की बात होगी, और वहां से जो टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन है वो आएगा साथ में। तो दो इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, और दोनों इक्वेशन तुम जानते होगे। ये थर्मोडायनेमिक्स का जब तुम रेडिएशन वाला पोर्शन कवर करते हो, कैलोरीमीटर कवर करते हो, वो सारे पोर्शन मिला के लास्ट में एक इक्वेशन आता है जिसमें रेट ऑफ हीट चेंज को हम इक्वेट करते हैं। तुम ध्यान से देखना कैसे। जैसे कि अगर हीट की बात होती है Q की, तो ms डेल्टा टी हम लिखते हैं। S क्या है? हीट कैपेसिटी। और इसी को दिया हुआ था कि ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है। इसके वेरिएशन की बात आगे करूंगा कि हो सकता है कि अगले जेईई एडवांस में इस वेरिएशन को टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। बस इंटीग्रेशन में थोड़ा सा जो टर्म है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। ये वाला जो टर्म है वो इंटीग्रेशन साइड लेना पड़ेगा जिधर टेम्परेचर का वेरिएशन हो, वो आगे बात करूंगा मैं। अभी ये समझो कि हीट ये होता है, हीट तुमने पढ़ा है कि ये होता है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की बात होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट की, तो ms डेल्टा टी बाई डेल्टा चेंज ऑफ टाइम, ये लिख सकता हूँ। वहीं जब रेडिएशन से हीट की बात होती है तो स्टीफेंस लॉ फॉलो करते हैं हम ब्लैक बॉडी के लिए। स्टीफेंस लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है उससे रेडिएशन हो रही है तो जो चेंज ऑफ हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? सरफेस एरिया इंटू T⁴। अगर इसका टेम्परेचर T और सरफेस एरिया ए है तो यही बोलता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। इक्वलिटी जब लाएंगे तो स्टीफेंस कांस्टेंट आता है सिग्मा ए T⁴। अब तुम यहाँ पे ये सब वैल्यू रख के पुट करके आंसर मत लाने लगना। अब इसमें तुम सोचोगे कि यहाँ पे इसका वैल्यू रख देते, एरिया रख देते, खुद से कोई फायदा नहीं होगा। लास्ट में जाके क्योंकि T1 बाई T2 पूछा है तो वो जाके कैंसिल होना है। तो इसको कांस्टेंट जो यहाँ पे ये सारी जो टर्म कांस्टेंट है उसको छोड़ते जाओ। बाकी अब ये हो गया ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन रियल बॉडी की जब बात होती है तो इमिशन की बात होती है, इमिसिविटी आता है। इमिसिविटी क्या होता है? वो भी एक रेशियो होता है। किस चीज का रेशियो होता है? रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ रियल बॉडी बाई रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी। तो वहां से एक और टर्म आता है रेट ऑफ हीट चेंज में E सिग्मा ए T⁴। ये क्या है? इमिसिविटी इसको बोलते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे और डायरेक्ट T और T2 टेम्परेचर में रिलेशन आएगा, वहां से T निकाल पाएंगे क्योंकि T और टेम्परेचर में रिलेशन दिख रहा है तुमको।
अब एक और बात यहाँ पे ध्यान दो, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ जो हीट चेंज होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे इसको इक्वेट करूंगा मैं -ms, इसको मैं छोटे चेंज के लिए लिखता हूँ क्योंकि इंटीग्रेट कर लेंगे हम, क्योंकि बाउंड्री हमारे पास गिवन है, क्योंकि 3 इक्वेशन गिवन है, तो तीनों पॉइंट पे हम निकाल लेंगे, 3 पॉइंट से दो इक्वेशन बना सकते हैं हम। देखो ms dt/t और e सिग्मा a t⁴, यही होगा। बाकी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, -dt/t⁴ एक तरफ, e सिग्मा a बाई ms ये dt एक तरफ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बाउंड्री रख दो जो गिवन है। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जब दिया हुआ था कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इसको लेना नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है। लेकिन वही अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता तो इसका एक्सप्रेशन कहीं इस तरह से गिवन होता है, S0/T⁴, S = S0 × T⁴, S = S0 1 + T, मतलब टेम्परेचर के टर्म में गिवन होता है, टेम्परेचर के साथ ये वैरी कर रहा होता, कैसे भी वैरी करता, तो उस समय एक्सप्रेशन जो है ये वाला जो टर्म है उसको इधर लेना पड़ता है dt के साथ, क्योंकि इंटीग्रेशन वाले टर्म में dt के साथ टेम्परेचर वाला जो टर्म लोगे ना तो वो लेना पड़ता, तो वहां से वो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता। वो आई एग्जाम में तुमसे पूछ सकते हैं जे एडवांस में, तो इसका ध्यान रखना। अब इसका इंटीग्रेशन करो, -T⁴ ये नेगेटिव है, dt इज इक्वल टू e सिग्मा a, ms कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लूंगा dt। अब बाउंड्री ये रखो, दो इक्वेशन है तो देखो इन दोनों को लेके एक रखूंगा, 0 से t टेम्परेचर t = 0 से t = T1 के लिए रखता हूँ। ये कितना हो जाएगा, t = 0 पे 200 केल्विन है और t = T1 पे 100 केल्विन है। बाकी तो तुम्हें आता है T⁴n dt का इंटीग्रेशन, अगर तुम्हें नहीं आता मतलब x⁴n dt का इंटीग्रेशन, चलो बता देता हूँ। dt का इंटीग्रेशन हो जाता है dx का, x⁴n dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x⁴n + 1/n+1। अगर तुम्हें नहीं आता है तो ये क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अभी के लिए याद रख लो ये फॉर्मूला, x⁴n dx का x⁴n + 1/n+1 होता है, तो t⁻⁴ dt का कितना हो जाएगा, t⁻⁴ + 1/-4+1, यही होगा। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव तो रहेगा ही, बाकी रख लो, ये कितना हो जाएगा, e सिग्मा a ms/dt का कितना होगा t, और रख दो ये 0 से T1, यहाँ पे भी कहाँ कितना से कितना हो जाएगा, यदि गिवन है ना 200 से 100। अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, काफ़ी एक साथ हो गया ये थोड़ा सा, इसको तो बस इसको रखो एक्सप्रेशन को, तो कितना हो जाएगा, -3/3 t⁻³ यही है, ये -3 होगा तो 3 हो जाएगा। वैसे ये सारा टर्म कैंसिल होना है, इसको मैं के ले लेता हूँ, क्यों लूँगा तुम्हें समझ में आया, क्योंकि ये सारा टर्म कैंसिल होना है, ठीक है। बाकी टी को ले लो, टी का वेरिएशन कितना है, T1 - 0 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 से T1, 0 से T1। तो अब ये 0 से ये तो टी का वेरिएशन हुआ ना, ये तो टी का वेरिएशन हो गया, ये हमें टेम्परेचर का वेरिएशन देना होगा ना, 200 केल्विन से 200 केल्विन, तो ये 1/T⁴ माइनस, तो 1/100⁵ माइनस 1/200⁵, यही होगा। 3 को भी इधर ले जाऊंगा तो कांस्टेंट में ही आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट में ही ले लो, T1 - 0, ये T1 निकल गया। इसी तरह आप T2 निकालोगे, सिमिलरली यहाँ पे बाउंडेशन चेंज करो, ये जो दिया हुआ है लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, 200 से 50 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/50⁵ 1/200⁵ इज इक्वल टू k × T2 - 0। अब रेशियो ले लोगे तो इससे ये कैंसिल, तो T1/T2 आ जाएगा, T1/T2 निकाल लो, 1/100⁵, तो यहाँ से 100³ बाहर ले लेता हूँ, ये बच गया 1, ये बच गया 2⁵, ये हो गया। और यहाँ से 1/50⁵ बाहर ले लेता हूँ, ये कितना बच गया 1 - 1/4⁵, यही बचेगा ना, करके देख लो। यहाँ से मैं कर लिया, यहाँ से फिर 8, तो 8 - 1/8, और इधर नीचे बच गया 64 - 1/64, ये हो गया। और ये हो गया 100³, तो 100 1/100, तो ये 50 ऊपर चला गया, 50 × 50 × 50, 100 × 100 × 100, तो 2 × 2 × 2 1/8 हो गया नीचे,
और ये हो गया 7/8 और ये कितना हो गया 64/63, यही हो गया। बाकी देख लो, इससे ये गया 1/9 आ गया। तो आइए इस क्वेश्चन में शायद T2/T1 पूछा होगा, तो क्वेश्चन में T2/T1 पूछा होगा तो ये जो 1/9 आया वो 9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, काफ़ी ज़्यादा ये कैलकुलेशन जो तुम्हें दिख रहा है वो काफ़ी इजी होगा। तुम एक बार जहाँ से मैं स्टेप बता चुका हूँ वहाँ से वीडियो पॉज करना और कैलकुलेशन खुद से करना। काफ़ी गंदा दिख रहा है क्योंकि कैलकुलेशन मैंने इधर उधर कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट समझना था, कैलकुलेशन तो तुम इजी कर लोगे। इक्वेशन जब इस तरह का है ब्लैक बॉडी का तो तुम्हें ढूंढना होता है, और जनरली इसी के आसपास क्वेश्चन पूछेगा अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पूछना भी होगा तुमसे। तो बस एक बात, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगर रेशियो पूछ रहा है ना तो कांस्टेंट का कभी वैल्यू मत रखना, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पे आके कांस्टेंट कैंसिल हो जा रहा है। तो कांस्टेंट को छोड़ते जाना, मतलब जो कांस्टेंट दोनों इक्वेशन में आने वाले हैं उन कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब जहाँ पे वेरिएशन हो रहा है उसको तो अलग लोगे है ना, तभी तो वेरिएशन निकाल पाओगे। तो ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, जे एडवांस में पूछा हुआ। इस तरह के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हो सही तरीके से तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कम टाइम में तुम सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।